गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो ये हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी का जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ लें। हाथी कमिटी हैज़ recommended that IV fluid manufacturing should be done under the supervision of M-Form assisted by B-Form and D-Form holder. हाथी कमेटी ने रिकमेंडेड किया है कि जो भी IV फ्लूइड की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो M-Form के सुपरविज़न में B-Form एंड D-Form होल्डर्स करेंगे। अब बात करते हैं हाथी कमेटी क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted a committee on 8 February 1974 consisting of 15 members under the chairmanship of Mr. जयसुखलाल हाथी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का गठन किया 8 फरवरी 1974 को एक कमेटी का गठन किया जिसमें 15 मेंबर थे और उसके चेयरमैन थे मिस्टर जयसुखलाल हाथी। तो आप लोग समझ गए होंगे इस कमेटी का नाम इनके चेयरमैन सर के नाम पे रखा गया है। तो आफ्टर कंडक्टिंग वेरियस मीटिंग द कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट इन द ईयर ऑफ 1975। इस हम कमिटी ने बहुत सारी मीटिंग्स को कंडक्ट किया, देन उसके बाद इन्होंने 1975 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और एक कमेटी का गठन हो गया जिसका नाम हो गया हाथी कमेटी। अभी कमेटी का मोटिव क्या है और ये यहाँ पे हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में हम इस कमेटी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो हाथी कमेटी जो होती है उसका मेन मोटिव होता है जो भी एसेंशियल ड्रग्स हैं वो प्रॉपरली और आसानी से हर किसी व्यक्ति को वो प्रोवाइड हो जाए, वो ज़्यादा कॉस्टली ना हो या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की उनकी भी यही होती है कि आसानी से हर व्यक्ति को वो दवा पहुंचा सके। तो यहाँ पे इसलिए हमने हाथी कमेटी की बात की है। बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मेसी जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल का। इट शुड हैव competent person वेल ट्रेंड इन द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के प्रोफेशन में सबसे ट्रेंड बंदा होता है फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल मेनली डिपेंड्स अपॉन द सर्विसेज ऑफ डिप्लोमा होल्डर इन फार्मेसी। जो हॉस्पिटल होता है जनरली जो फार्मेसी सर्विसेज पे डिपेंड होता है और ये फार्मेसी सर्विसेज मोस्टली डिप्लोमा होल्डर्स ही करवाते हैं। लाइक डिस्पेंसिंग हो गया या कंपाउंडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें डिप्लोमा होल्डर्स देखते हैं। द हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी M-Pharm प्रिफरेबली इन फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजी और हॉस्पिटल फार्मेसी। जो हॉस्पिटल फार्मेसी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, HOD होता है, वो M-Pharm होना चाहिए, या तो फार्मास्यूटिकल ब्रांच का हो या तो फार्माकोलॉजी ब्रांच का हो या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी में ही वो उसने मास्टर किया हुआ हो। He acts as a coordinator for the pharmacy or non-pharmacy staff in the hospital. वो बंदा जो चीफ फार्मासिस्ट है, जो M-Pharm है, वो वहाँ के फार्मेसी और नॉन फार्मेसी स्टाफ को कोऑर्डिनेट करता है। कहाँ पर? हॉस्पिटल में। ही रिपोर्ट्स टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड इंटरेक्ट विथ अदर मेडिकल डिपार्टमेंट। जो हमारा मेन फार्मासिस्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपनी सारी रिपोर्ट सबमिट करेगा, उन्हें सारी रिपोर्ट्स बताएगा कि क्या चल रहा है, कैसी मेडिसिन्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, कौन सी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, कौन सी मंगवानी है, कौन सी नहीं मंगवानी, ये सारी चीज़ें वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा और हर टाइम पे मेडिकल डिपार्टमेंट्स के लोगों से वो इंटरेक्ट करेगा। अब हम फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अब हम इसे फ्लो चार्ट में देखें तो इसमें एक डायरेक्टर होता है, उस डायरेक्टर के अंडर में सुपरिटेंडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज या फिर चीफ फार्मासिस्ट बोले वो काम करता है। ये M-Pharm होता है। इसके अंदर
4 फार्मासिस्ट काम करते हैं, 4 टाइप के फार्मासिस्ट काम करते हैं। इसमें एक फार्मासिस्ट होता है जो मेडिकल स्टोर को देखता है, 2 फार्मासिस्ट होते हैं जो बी फार्म या डी फार्म होते हैं। जो फार्मासिस्ट होता है मेडिकल स्टोर को देखता है वो भी डिप्लोमा या बी फार्म होता है। जो 2 फार्मासिस्ट है वो भी बी फार्म डी फार्म होते हैं जो डिस्पेंसिंग का काम करते हैं। फार्मासिस्ट जो होता है तीसरा, जो केवल एक होता है, वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में रहता है, वो भी बी फार्म जरूरी होता है। और एक पोस्ट ग्रेजुएट फार्मासिस्ट होता है जो एम फार्म होना ज़रूरी है, वो क्वालिटी कंट्रोल को देखता है। यदि एम फार्म नहीं भी मिलता है तो हम बी फार्म भी प्रीफर कर सकते हैं, पर एम फार्म हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं एबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट। अब फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमने देख ली, उसने उसको फॉलो भी कर लिया, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर भी दी, दिखा भी दी, बट उसमें क्या क्या एबिलिटी है किसी भी फार्मेसी को चलाने के लिए, तो क्या क्या होना ज़रूरी है और क्या क्या उसमें होती है वो हम देखते हैं। पहले है टेक्निकल एबिलिटी। He should have thorough knowledge of basic sciences, pharmacology, toxicology, route of administration, stability, etc. जो फार्मासिस्ट होता है उसमें फार्माकोलॉजी की, टॉक्सिकोलॉजी की, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, स्टेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ों का बेसिक साइंस का नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। A hospital pharmacist must provide information regarding proper handling of drug. जो फार्मासिस्ट होता है उसे ड्रग्स की हैंडलिंग का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल टीम, ही मस्ट गेन कॉन्फिडेंस अमंगस्ट his medical colleagues through his technical competence, example by providing competitive evaluation of various data on drugs, action, dosage, toxicity and relative cost. जो हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है उसमें अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक मेडिकल टीम के साथ में काम कर रहा है, वो भी एक टेक्निकल काम कर रहा है, उसमें सारी टेक्निकल एबिलिटी है जो अदर मेडिकल स्टाफ में एबिलिटी होना चाहिए वही इसमें भी है। इसमें ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसे मेडिसिन की कंपाउंडिंग भी करनी है और उसे डिस्पेंसिंग भी करनी है। अदर मेडिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो केवल डिस्पेंसिंग और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, बाकी कंपाउंडिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होना ज़रूरी होता है। ठीक है, ड्रग्स का इवेल्युएशन कैसे करना है, उसके डाटा को कैसे एलिवेट करना है, इवेल्युएट करना है, उसके बाद में ड्रग एक्शंस कैसे हो रही है, कितना डोजेस देना है, उसकी टॉक्सिसिटी कैसे होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये सारा नॉलेज एक फार्मासिस्ट को होना चाहिए और वो अदर मेडिकल स्टाफ को भी उसे प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट है एबिलिटी टू डेवलप अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। अब हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन को डेवलप करने की भी उसमें एबिलिटी होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग विद इन अ हॉस्पिटल रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर सप्लाई, क्वालिटी, इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट. Hospital pharmacist has to organize manufacturing function by doing proper cost benefit analysis. Although quality maintenance is essential because considerable quantities of drug required for the treatment of patient. जो हमारा फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, उसमें सारी क्वालिटी को कंट्रोल करते हुए वो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करने की एबिलिटी उसमें होना चाहिए। वो प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करे, कॉस्ट बेनिफिट भी देखे कि हम अच्छे से अच्छी दवाई बनाएं और वो बहुत ही कॉस्ट बेनिफिट हो, मतलब कम लागत में हम अच्छी दवाई, ये एबिलिटी उस फार्मासिस्ट में होना चाहिए। और यदि हम अच्छी दवाई, इसेंशियल मेडिसिन की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो हमारी ड्रग की भी क्वालिटी अच्छी होगी और हमारा जो ट्रीटमेंट होगा पेशेंट का वो भी क्वालिटी वाइज अच्छा होगा। तो अच्छी दवाई, क्वालिटी वाइज दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारा ट्रीटमेंट भी क्वालिटी वाला होगा। तो ये एबिलिटी हमारे फार्मासिस्ट में होना ज़रूरी होती है। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। Hospital pharmacists should be able to plan, organize and control various functions of hospital pharmacy.
जो हमारा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है उसके पास हॉस्पिटल फार्मेसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो प्लान करता है, कंट्रोल करता है बहुत सारे फंक्शंस को हॉस्पिटल फार्मेसी में। ही शुड प्रिपेयर वर्क शेड्यूल फॉर हिज स्टाफ। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, अब हम यहाँ बात करें चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, जो सारे काम करवा रहा है, जो एमवॉम है, वो उसके पास जितने भी उसके स्टाफ है उनको काम करवाने के लिए एक वर्क शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर वर्क शेड्यूल होना चाहिए। वो किस तरह से उनसे काम करवाएगा। ही शुड फ्रेम वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू गेट द वर्क डन। उसके पास में बहुत सारी पॉलिसीज़ होना चाहिए वहाँ के प्रोसीजर को करवाने के लिए। वहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर चल रही है, डिस्पेंसिंग, कंपाउंडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, जो भी चल रहा है उसको करवाने के लिए उसके पास प्रॉपर पॉलिसीज़ होना चाहिए। ही शुड इंटरेक्ट विथ हिज स्टाफ डेली। वो अपने स्टाफ के साथ डेली इंटरेक्ट करे। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मस्ट मेंटेन द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स प्रॉपरली। हाँ, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, जो चीफ फार्मासिस्ट है, उसको अपने लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसको प्रॉपरली उसे मेंटेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको टाइम टाइम पे जो हॉस्पिटल है वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसे भी अपना रिकॉर्ड बार बार चेक करवाना होता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसे कंप्लीट करना होता है। चीफ फार्मासिस्ट is usually responsible for interviewing, selecting and evaluating the staff members for work in pharmacy। जो चीफ फार्मासिस्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाइम टाइम पे इंटरव्यू अरेंज करे, सिलेक्ट करे स्टाफ को, और बार बार जो भी स्टाफ मेंबर है उनका इवेल्यूएशन भी वो साथ में करता जाए। फोर्थ है एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री। चीफ फार्मासिस्ट has to exercise his duty on inventories of drugs which are lying at nursing stations, supply rooms and clinical unit, etc. He has communicate with suppliers of drugs and other suppliers। एबिलिटी टू कंट्रोल इन्वेंट्री मतलब कि जो चीफ फार्मासिस्ट होता है उसको इन्वेंट्री कंट्रोल भी करना पड़ता है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब कितनी दवाइयाँ आ रही है, कितनी दवाइयाँ मंगवानी है, सप्लायर्स से बात करनी है कि भाई तो जितनी भी मेडिसिन्स हैं इनको इतने टाइम में इतना पैकेज हमको दे दे, इतना कार्टून हमें सप्लाई कर दे, इतना बच गया है उसको वापस कर दे। तो जितना भी होता है उसको कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। तो उसकी एबिलिटी भी हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में होना ज़रूरी होती है। फिफ्थ है एबिलिटी टू कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च। It is a very important ability of hospital pharmacist. The pharmacist is required to maintain information about pharmaceutical journal। Yes, तो जो हमारा फार्मासिस्ट है उसके पास फार्मास्यूटिकल जर्नल्स जो होते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन सा नया जर्नल आया है, कौन सा नया पेपर पब्लिश हुआ है, कौन कौन सी नई रिसर्च आई है, ये इसके लिए हेल्पफुल होता है। ही मस्ट एडवाइज अबाउट न्यू मेथड्स ऑफ preservation, preparation and to improve taste and efficacy of the preparation। अब फार्मासिस्ट यदि टाइम टाइम पे फार्मास्यूटिकल जर्नल की इंफॉर्मेशन को निकालेगा, उसे पता पड़ेगा नए नए रिसर्च के बारे में, तो वो नए रिसर्च को देखते हुए अपने जो स्टाफ्स हैं उन्हें बता पाएगा। न्यू मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन के लिए वो बता पाएगा, हमें दवाइयाँ कैसे न्यू मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं वो बताएगा, हम कैसे टेस्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसी ड्रग्स की इफिकेसी को हम अच्छे से ला सकते हैं, वो सारी जानकारी वो फार्मास्यूटिकल जर्नल से इकट्ठी करके और अपने न्यू स्टाफ मेंबर्स जो होंगे उन्हें बताएगा। He must have the basic underlying of scientific methods so that he can properly evaluate the research data। ओके, यदि उसके पास साइंटिफिक मेथड का थोड़ा सा भी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो वो प्रॉपरली रिसर्च डाटा को इवेल्युएट कर सकता है। 6 पॉइंट है ability to conduct teaching programs। The pharmacy staff can act as a ट्रेनर फॉर द नर्सिंग स्टाफ। जो फार्मेसी स्टाफ होता है, जो चीफ फार्मासिस्ट होता है, मतलब जो फार्मासिस्ट होता है, वो एक ट्रेनर की तरह काम करता है नर्सिंग स्टाफ के लिए।
He must prepare suitable teaching material for the nursing staff covering various aspects like storage of drug, dosage form, conversions and percentage calculation of doses. वो प्रॉपर प्रिपेयर करता है टीचिंग मटेरियल को, उसके बाद में नर्सिंग स्टाफ को सारी चीज़ों के बारे में बताता है, सारी टॉपिक्स को कवर करता है, जैसे हमको ड्रग्स का स्टोर कैसे करना है वो उसे बताता है, बाय टीचिंग मेथड डोजेस फॉर्म कैसे डिज़ाइन होते हैं, और उसके बाद में डोज का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका परसेंटेज कन्वर्जन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें वो एक नर्सिंग स्टाफ्स को बताता है. चीफ फार्मासिस्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट. यस, चीफ फार्मासिस्ट जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो वहाँ के जो फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को अरेंज करवाए. He should that they must learn and develop sufficient professional skills. और वो ये ध्यान में रखें कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली उस चीज़ को लर्न करें, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से लर्न करें और अपने प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप कर सकें. चीफ फार्मासिस्ट शुड मेंटेन कांस्टेंट liaison with academic institution from which students come for practical training and submit a report at the end of training period. जो चीफ फार्मासिस्ट होता है उसका काम होता है कि वो ये देखे वहाँ की जो भी स्टाफ्स हैं, वहाँ के जो एकेडमिक्स में उसके साथ काम कर रहे हैं, उसके साथ जो एक टीम बनाए, और उस टीम बनाने के साथ में जो भी स्टूडेंट्स की उसने ट्रेनिंग करवाई है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई है, वो सारी जब वो डेवलप कर ले उससे अपनी स्किल्स को, उसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाए और बाद में जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए, एंड ऑफ द ट्रेनिंग, उस रिपोर्ट को वो सबमिट करे. सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. थैंक यू.